नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा, यहां सबकी क्लास है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाठशाला में आज क्या क्या कक्षाएं लगने वाली। बताएंगे आपको सीबीआई की एफआईआर में 16वां नंबर क्या अरविंद केजरीवाल के लिए है क्या, क्योंकि 15 लोगों के नाम तो एफआईआर में साफ कर दिए गए। आज सीबीआई के छापे पर राजनीति का टेस्ट होगा और साथ ही साथ पीएम मोदी ने अखबार पढ़कर क्या सीबीआई की टीम भेज दी, इस खबर का भी लिटमस टेस्ट किया जाएगा। पाठशाला में बताएंगे आपको सिसोदिया पर छापे की वजह, क्या 2024 का चुनाव है। बताएंगे आपको सिसोदिया के करीबियों ने शराब कारोबारियों से क्या कमीशन लिया था क्या। इस हर एक सवाल का जवाब होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को वोटिंग राइट देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पीडीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के अधिकार को कम करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का असर दिखने लगा है। श्रीनगर के लाल चौक पर आज कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर में जन्माष्टमी की झांकियां निकाली। कृष्ण भक्त भक्ति में लीन होकर के झूमते नजर आए और गाते नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी झांकी में शामिल हुई। झांकी के दौरान किसी तरह का कोई आतंकी हमला ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा दी गई, जबकि आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा थी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जब वो जेडीयू में थे तब पार्टी के अंदर सीएए और एनआरसी को लेकर विरोधाभास था। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने सीएए एनआरसी का विरोध किया था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में यह लागू नहीं होगा। उधर बिहार में जेडीयू आरजेडी की नई सरकार को लेकर रोजाना नए विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा विवाद तेज प्रताप से जुड़ा है। उनसे जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई जिसमें वो अपने अपने विभागों की मीटिंग ले रहे हैं। 17 अगस्त को तेज प्रताप यादव ने पर्यावरण और वन विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में उनके साथ एक और शख्स शामिल थे जो ना तो उस विभाग से जुड़े थे और ना ही किसी मंत्री पद पर। वो शख्स थे तेज प्रताप यादव के जीजाजी लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार। इसके अगले दिन 18 अगस्त को तेज प्रताप ने फिर से सरकारी बैठक की। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में उनके साथ थे उनके जीजाजी शैलेश कुमार। यानी 2 दिनों तक लगातार सरकारी मीटिंग में मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ लालू यादव के बड़े दामाद मौजूद रहे और इन्हीं तस्वीरों को लेकर के बीजेपी अब हमलावर है। उधर लश्कर और अल बदर जैसे आतंकी संगठनों को दिल्ली से भी फंडिंग होती है। दिल्ली में मोहम्मद यासीन नाम के एक कपड़ा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि मोहम्मद यासीन आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए पैसे पहुंचा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी की मदद से आरोपी को दिल्ली में गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार भी किया। उधर गाजियाबाद में एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें एक शख्स एक महिला को सड़क पर दौड़ाकर पीट रहा है। महिला अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर बेतहाशा इधर से उधर भाग रही है, लेकिन वो शख्स ज्यादा देर तक उस शख्स से बच नहीं पाई। शख्स उस महिला को पकड़ लेता है, सड़क पर गिराता है और पीटता है। मामला गाजियाबाद के थाना कविनगर के महेंद्र एनक्लेव का है, जहां रहने वाले सौरभ मिश्रा ने घरेलू झगड़े में अपनी पत्नी को सड़क पर दौड़ाकर पीटा। मारपीट का विरोध करने वाले पड़ोसी को भी आरोपी ने जमकर पीटा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
उधर महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता बदलने का असर दही हांडी कार्यक्रम में देखने को मिला। ठाणे में दही हांडी प्रोग्राम को लेकर शिवसेना दोनों गुटों में आमने सामने आ गई। ठाणे में 500 मीटर की दूरी पर शिंदे और उद्धव समर्थकों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। उधर एक पार्टी में जश्न मनाने के वीडियो को लेकर फिनलैंड की पीएम विवादों में घिर गई हैं। वीडियो में फिनलैंड की पीएम सना मरीन जमकर डांस मस्ती करती नजर आ रही हैं। विपक्ष ने सना मरीन पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप लगा दिया और ड्रग्स टेस्ट की मांग की। सना मरीन ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि मैं ड्रग्स टेस्ट करवाऊंगी और करवा लूंगी, जिसकी रिपोर्ट अब से कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो बढ़ते हैं पाठशाला में अपनी अगली स्टोरी की तरफ। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को भ्रष्टाचार की चुनौती की बात कही थी। हमने पाठशाला में उसी दिन बता दिया था कि भ्रष्टाचार पर एक्शन तेज होगा। हमने आपको वो लिस्ट भी दिखाई थी जिसका नंबर आने वाला है। उस लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम था। जब हमने वो लिस्ट दिखाई उसके 4 दिन के अंदर मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ गया। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आज हम इस सवाल का टेस्ट करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़कर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा डलवाया क्या। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम पहुंची। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी केजरीवाल से घबरा गए। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के बड़े अखबार में केजरीवाल मॉडल की चर्चा है, इसलिए घबरा गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा और मनीष सिसोदिया के घर छापा डलवा दिया। आप सुनिए जरा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे, उनका भी मन मचला होगा, परेशान हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, शिक्षा क्रांति की खबर पढ़ के उसकी तस्वीर देखकर, और इसीलिए शायद सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही। दरअसल आम आदमी पार्टी जिस आर्टिकल का हवाला देकर यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने इसे पढ़ा और इसे पढ़ने के बाद मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई भेज दी, उस आर्टिकल का सच यह भी है कि यही आर्टिकल कुछ दूसरे अखबारों में भी छपा है। जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था, ठीक वैसा ही आर्टिकल गल्फ के अखबार खलीज टाइम्स में था। और इसी से बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्या यह आर्टिकल कुछ पैसे देकर छपाए गए हैं क्या, जिससे केजरीवाल अपनी तारीफ का डंका पीट रहे हैं। क्योंकि दोनों आर्टिकल में एक जैसी तस्वीर है, दोनों आर्टिकल में मनीष सिसोदिया की ही तस्वीर है, दोनों आर्टिकल की भाषा भी एक है, दोनों में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इस पर सफाई दी कि खलीज टाइम्स में जो आर्टिकल छपा वो न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से छपा है और इसलिए भाषा और तस्वीरें एक होना सामान्य बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पर उनकी रिपोर्ट निष्पक्ष है और शिक्षा ऐसा मुद्दा जो न्यूयॉर्क टाइम्स कई वर्षों से कवर करता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से यह भी कहा गया कि दूसरे मीडिया संस्थान भी अक्सर उनके कवरेज को रीपब्लिश करते हैं, नीचे क्रेडिट देते हुए। लेकिन इस तरह के आर्टिकल को लेकर अब कुछ भी कहा जाए, एक बात तय है कि मनीष सिसोदिया पर एक्शन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख के बाद नहीं लिया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक सिटिंग मिनिस्टर हैं और सिटिंग मिनिस्टर पर एक्शन के लिए पहले एक अप्रूवल लिया जाता है। सिसोदिया पर एक्शन 3 से 4 दिन पहले तय हो चुका था और कल रात राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिली, वो अप्रूवल मिला जिसकी जरूरत थी। मनीष सिसोदिया पर एक्शन होने वाला है, इसके संकेत 4 दिन पहले पीएम मोदी ने भी दे दिए थे और तब तक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा नहीं था। अब आप याद कीजिए कि 4 दिन पहले 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा था।
पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को बड़ी चुनौती बताया था और इस संकेत दिए थे कि भ्रष्टाचार के मामलों पर एक्शन और तेज होने वाला है। हमने पाठशाला में 15 अगस्त को बता दिया था कि पीएम के इस भाषण के बाद कई नेताओं की नींद और चैन उड़ गया होगा। पहले जरा सुन लीजिए कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को क्या संकेत दिए थे। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। अगर सभी ने पीएम मोदी का लाल किले वाला भाषण ध्यान से सुना होता तो वो आज ही सुनने में बात नहीं आती कि पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़कर के मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दी। क्योंकि पीएम ने तो 15 अगस्त को ही तय कर दिया था कि भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उन पर कार्रवाई अब तेज होगी। पाठशाला में हमने आपको 15 अगस्त के दिन उन नेताओं की लिस्ट दिखा दी थी जिनके बारे में एक्शन तेज करने के संकेत पीएम मोदी ने लाल किले के भाषण से दे दिए थे। हमने पाठशाला में जो आपको लिस्ट दिखाई थी वो फिर से आपको दिखाते हैं और इस लिस्ट का सबसे पहला नाम है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो चुकी है। सवाल है कि क्या दोनों जेल जाएंगे। फिर नाम आता है ममता बनर्जी के 2 करीबियों पर एक्शन का, पार्थो चटर्जी और अनुव्रत मंडल। सवाल यह कि ममता के कितने और करीबियों का नंबर अभी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। सवाल यह कि क्या अभिषेक बनर्जी का नंबर भी आने वाला है जेल जाने का। महाराष्ट्र में 3 नेता जेल में, संजय राउत, नवाब मलिक, अनिल देशमुख। सवाल है कि महाराष्ट्र में अब अगला नंबर किसका आने वाला है। दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में हैं। आबकारी नीति की सीबीआई जांच चल रही है। सवाल यह कि क्या मनीष सिसोदिया का भी नंबर अब आने वाला है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय घोटाले में ईडी की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। सवाल यह कि क्या फारूक अब्दुल्ला का भी नंबर आने वाला है। झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबी पर एक्शन हुआ। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी के रिमांड में है। सवाल यह कि क्या सोरेन पर भी शिकंजा कसेगा। तमिलनाडु में कार्ति चिदंबरम 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में घिरे हैं। सवाल यह कि क्या कार्ति चिदंबरम भी जेल जाने वाले हैं क्या। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन हमने आपको बताया था कि खतरा अभी टला नहीं है। इन दोनों नेताओं को ईडी फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल सभी ने पूछताछ में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन की जानकारी होने की बात से पल्ला झाड़ लिया था। सूत्रों के मुताबिक सभी ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया, जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो चुका है। पूछताछ में सभी ने यह कह दिया कि वित्तीय लेन देन के फैसले मोतीलाल वोरा करते थे, लेकिन ईडी के सूत्र क्या कह रहे हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं के उस दावे से ईडी सहमत नहीं है कि एजेएल और यंग इंडियन के संबंध में सभी वित्तीय फैसले दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा ने लिए थे।
ईडी के सामने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब तक ईडी को नहीं मिला ऐसा कोई भी सबूत जो ये स्थापित कर दे कि मोतीलाल वोरा ही अकेले दम पर वित्तीय फैसले लेते थे। ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस बयान से भी सहमत नहीं कि सोनिया और राहुल को यंग इंडिया से जुड़े लेन देन से वित्तीय फायदा नहीं होता था। इस वजह से ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है, फिर से उनकी बयानों की जांच की जा सकती है। यानी यह बात पहले से तय थी कि मनीष सिसोदिया पर एक्शन होने वाला है और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट का हवाला देना सही नहीं। इसी तरह से मुंबई में पात्रा चौल के मामले में हुई गड़बड़ी में भी संजय राउत फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ भी ईडी को नए सबूत हाथ लगे। पात्रा चौल केस में ईडी ने 3 जगहों पर छापेमारी की। इनमें रियल एस्टेट श्रद्धा डेवलपर्स के परिसर को खंगाला गया। जांच के दौरान ईडी को पता यह चला कि संजय राउत जिन 3 महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो श्रद्धा डेवलपर्स के नाम है। यहीं से ईडी को संजय राउत और श्रद्धा डेवलपर्स के बीच वित्तीय लेन देन का शक हो गया। संजय राउत को अब इन कनेक्शन के बारे में ईडी में जवाब देना होगा। श्रद्धा डेवलपर्स और उनके बीच क्या कनेक्शन है यह भी ईडी को बताना होगा। ईडी को शक है कि संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत ने श्रद्धा डेवलपर्स में निवेश किया था। श्रद्धा डेवलपर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स विक्रोली में चल रहे हैं, जहां से संजय राउत के भाई सुनील राउत विधायक। पीएम की 15 अगस्त की स्पीच के बाद भ्रष्टाचार पर एक्शन तेज हुआ। अभी महाराष्ट्र के 2 और पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं। ऐसा दावा है कि जल्दी ही एनसीपी का एक और बड़ा नेता पर एक्शन हो सकता है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने कुछ ट्वीट किए, जिनमें मोहित कांबोज दावा कर रहे हैं कि वो एनसीपी के एक बड़े नेता के खिलाफ बड़ा खुलासा करने वाले। मोहित कांबोज के इस ट्वीट्स के इसीलिए गंभीरता से लिया गया क्योंकि मोहित कांबोज ने इससे पहले नवाब मलिक और संजय राउत पर एक्शन की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। और इसीलिए महाराष्ट्र में चर्चा तेज है कि अब एनसीपी के बड़े नेता पर एक्शन हो सकता है और वो बड़े नेता अजित पवार हैं। अजित पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है। उन्हें हालांकि इसमें क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजित पवार की फाइल जो है वो फिर से खुलने जा रही है। 70,000 करोड़ का घोटाला है ये। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2018 में अजित पवार को आरोपी बताया था। एसीबी ने बताया कि सिंचाई घोटाले की जांच में अजित पवार और अफसरों की ओर से गड़बड़ी मिली थी, लेकिन 2019 में डिप्टी सीएम बनने के 3 दिन में अजित पवार को 17 मामलों में क्लीन चिट मिल गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजित पवार को क्लीन चिट देने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन अब ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अजित पवार फिर से ईडी जैसी एजेंसीज के लपेटे में आ सकते हैं और उनकी जांच की फाइल फिर खुल सकती है। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या बताते हुए संकेत दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और तेज हो सकती है, तो इस संकेत को ममता बनर्जी ने एकदम सही भांप लिया था और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को छवि सुधारने की हिदायत दी। मंत्रियों से कहा गया कि सादगी में रहें, सादा जीवन जिएं। ममता ने यह भी कहा कि मंत्री लाल बत्ती के इस्तेमाल से बचें। किसी भी ऑफिशियल दस्तावेज पर साइन करने से पहले सावधानी बरतें, उसे ढंग से पढ़ें। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से घबरा गए, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले होंगे अरविंद केजरीवाल। अभी दावा तो कर दिया गया, लेकिन दावा कितना पुख्ता है, ये बात कितनी सही है, इसकी पड़ताल होनी जरूरी है। पहले सुनिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर क्या कहा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज एक संदेश पूरे देश को यह भी दिया है, अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं,
और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। तो संजय सिंह का यह दावा आपने सुना, लेकिन क्या वाकई 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा? इसका टेस्ट अगर किया जाए तो ऐसी स्थिति फिलहाल अभी के वक्त में तो दूर से दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सियासी ताकत है, उस सियासी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। और वो सियासी ताकत क्या है, यह आपको बता देते हैं। सबसे पहले दावा किया गया कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, यह दावा किया गया। अब इसका हम एक करते हैं टेस्ट। वो टेस्ट किस बूते हो रहा है? आप दोनों दलों की जरा राजनीतिक शक्ति क्या है, यह जरा देखिए। सबसे पहले जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद बीजेपी के कितने हैं और आम आदमी पार्टी के कितने हैं, ये जरा देख लीजिए। ये दो नंबर आप देखेंगे, आपको दोनों की राजनीतिक शक्ति का पता चल जाएगा। बीजेपी के जो कुल लोकसभा सांसद हैं वो हैं 303। आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा सांसद हैं वो हैं 0, एक भी लोकसभा सांसद नहीं मौजूदा वक्त। विधायकों की बात कर लेते हैं। विधायक किस पार्टी के पास कितने हैं, क्योंकि भाई जितने आपके पास मौजूदा शक्ति है उसी को लेकर के आप आम चुनाव में जाएंगे। विधायक बीजेपी के पास कर लीजिए और विधायक आम आदमी पार्टी के पास कर लीजिए। अब जरा ये नंबर आप देखिए। बीजेपी के पास हैं 1385 विधायक। आम आदमी पार्टी के पास कितने हैं? आम आदमी पार्टी के पास हैं 156 विधायक। अब दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एमपी हैं उनमें कितना अंतर है और जो विधायकों की संख्या है उसमें कितना अंतर है। अब ये बताते हैं कि सरकारें कितनी जगह हैं, क्योंकि जितनी जगह आपकी सरकारें होंगी उतनी जगह आप जन कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करा पाएंगे और उतने ही लोग आपके ऊपर विश्वसनीयता दिखा पाएंगे। सरकारें जो बीजेपी हैं, बीजेपी के पास हैं 18 राज्यों में सरकार। आम आदमी पार्टी के पास जग जाहिर है 2 राज्यों की सरकार है, यानी 16 राज्य ज्यादा ऐसे राज्य जहां बीजेपी अपने हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगी लोगों का विश्वास जीतने के लिए। तो ये आंकड़े बता देते हैं कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है या नहीं है। आप जरा याद कीजिए कि 2014 में भी अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी ही बातें कही थी, लेकिन ये आंकड़े कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं से भी बीजेपी के टक्कर में नहीं है। सीधी चुनौती 2014 में भी दी थी अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को, और खुद वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में पीएम मोदी के सामने केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा और उनकी पार्टी की भी लोकसभा चुनाव में हार हुई। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जरा 2014 का क्या है। 2014 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी? 432 सीटों पर। मैं आपको लिख के बताता हूं 2014 लोकसभा चुनाव का क्या रहा। 2014 लोकसभा चुनाव, क्योंकि राजनीति में अगर आप इतिहास के आंकड़े नहीं उठाएंगे तो आप भविष्य की नीति तय नहीं कर पाएंगे। यह बहुत साधारण सी समीकरण है। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। लड़ी, जीती, जमानत, जब्त, ये 3 आंकड़े होते हैं। अब कितनी सीटों पर लड़ी? 432 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी 2014 में। इनमें से 413 में जमानत जब्त हो गई। जीती कितनी सीटें?
4 सीटें जीत ली। 2014 की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2019 के चुनाव में पीएम मोदी को सीधी चुनौती देने की गलती नहीं की और वो सीधी टक्कर लेने से लगातार बचते रहे। 2019 का आंकड़ा क्या रहा? 2014 के बाद अब आप 2019 की बात कर लीजिए। 2019 में आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। अगर कितनी सीटों पर लड़ी? 20 सीटें लड़ी। 20 सीटें 2019 में आम आदमी पार्टी ने लड़ी। इन 20 में से 15 पर जमानत जब्त हो गई। एक सीट जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। यह 2014, 2019 यानी पिछले 2 लोकसभा चुनावों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया पर एक्शन को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया है। पार्टी का कहना है कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की सक्रियता से डरकर मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई को लगा दिया गया। अब इस दावे की पड़ताल के लिए आपको गुजरात में आम आदमी पार्टी की ताकत और उसके पिछले प्रदर्शन को देखना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 182 में से 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी को 29,517 वोट मिले थे, जो कि नोटा से भी काफी कम है। यह बात बिल्कुल सही कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जोर लगा रही है, यह बात तय है। अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में अभी मौजूदा वक्त में, आज की तारीख में, आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं आई कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके, क्योंकि बीजेपी 27 साल से गुजरात में शासन कर रही है, सरकार चला रही है और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाई थी। गुजरात में बीजेपी का चैलेंजर फिलहाल सिर्फ कांग्रेस है और अभी आम आदमी पार्टी का टारगेट सिर्फ यह होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के वोट काटे और धीरे धीरे करके कांग्रेस की जगह ले, जिससे वो आगे के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर खुद की दावेदारी मजबूत कर सके या कम से कम मजबूत करने की तैयारी कर सके। गुजरात हालांकि वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूं। आपके लिए जो गुजरात की मुश्किल होने वाली है, वो मुश्किलें क्या क्या हैं, ये देखिए जरा। वो पॉइंट वाइज तरीके से आपके सामने मैं एक एक करके रखता जाऊंगा। ये जो कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल बहुत बेहतर चल रहा है आम आदमी पार्टी का, गुजरात से डर करके ये एक्शन करवा दिया गया, उसके पीछे की क्या क्या हर्डल्स हैं और वो हर्डल्स कितने आसान है, जरा देखिए। पहली बात देखिए कि गुजरात जो है पीएम मोदी का गृह राज्य है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। 27 साल से बीजेपी है वहां पर सत्ता में। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पंजाब की चुनावी जीत से उत्साहित है और वो पंजाब की जीत को गुजरात में दोहराना चाहती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, आप तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि पंजाब में आपकी मुख्य चुनौती बीजेपी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस थी। पंजाब में आप कांग्रेस को हराकर जीती थी, लेकिन यहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी पहले कांग्रेस है। पहले आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी को रिप्लेस करना होगा, कांग्रेस को रिप्लेस करना होगा, उसके बाद जाके अपना दमखम दिखाना होगा सीधा सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख के आधार पर कहा कि मनीष सिसोदिया देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है वो मामला शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ,
वो आबकारी नीति से यानी शराब के ठेकों से जुड़ा हुआ है। आरोप लगे हैं आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर के, आरोप लगे हैं शराब के ठेके में गड़बड़ी को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ आबकारी विभाग भी मनीष सिसोदिया के ही पास है, जिन पर दिल्ली में गलत तरीके से शराब नीति लागू करके शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की रियायत देने का आरोप है। इसी सिलसिले में आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। और ये छापेमारी सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर नहीं हुई, बल्कि पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी समेत 11 अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जिन पर शराब नीति घोटाले में शामिल होने का शक था। अगर सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि छापेमारी कहां हुई, कुल मिलाकर के दिल्ली समेत 7 राज्यों की 21 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर रेड हुई। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य दिल्ली, पंजाब, दमन और दीव, तेलंगाना और महाराष्ट्र। हमारे पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी है, उसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं। वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास, ये है वो उस एफआईआर की कॉपी जिसमें सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब वो 15 नाम कौन कौन से हैं मैं आपको पढ़कर एक एक करके बता देता हूं, मुंह जबानी आपको बता देता हूं। पहला नाम है मनीष सिसोदिया का, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है। दूसरा नाम है अरवा गोपी कृष्णा का, जो तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे। तीसरा नाम है आनंद तिवारी का, जो कि उस वक्त पर एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर थे। चौथा नाम है पंकज भटनागर का, जो कि एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ का नाम है। मनोज राय का नाम है, जो कि परनॉड रिकॉर्ड कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं। अमनदीप ढल का नाम है, जो कि ब्रांडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। समीर महेंद्र का नाम है, जो कि इंडो स्पिरिट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अमित अरोड़ा का नाम है, जो कि बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड खुद इसमें आरोपी बनाई गई है, एक एंटिटी के तौर पर। इसमें नाम है दिनेश अरोड़ा का, महादेव लिकर्स का, सनी मारवा का, अरुण रामचंद्र पिल्लई का, अर्जुन पांडे का, और 16वां नाम है अन्य अज्ञात लोग। एफआईआर में आरोपियों की लिस्ट में 16वें नंबर पर अज्ञात लोगों का जो जिक्र है, उससे पता यह चलता है कि सीबीआई की जांच में आगे और भी लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और लोगों का नाम आ सकता है। और बीजेपी के सांसद ने दावा किया कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का नंबर भी आ जाए। कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये हम सबको पता है। आम आदमी पार्टी में जिस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है, उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी हम सबको पता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई का इन्फॉर्मर हो, वही सारी जानकारी सीबीआई को दे रहा हो कि वो मनीष सिसोदिया और जो ये सत्येंद्र जैन हैं, इनकी लोकप्रियता से इतना घबरा गया हो कि वो चाहता हो कि दोनों को जेल में भेजें, ये भी हो सकता है। और नहीं तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन बिना अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर तो छोड़िए, टॉयलेट भी नहीं जा सकते। ये आप सब भी जानते हैं, सारी आम आदमी पार्टी जानती है। तो अगर जो है सत्येंद्र जैन जेल में है 3 महीने से, मनीष सिसोदिया के ऊपर में इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएगा? तो शराब नीति घोटाले में मुख्य तौर पर 3 गड़बड़ियों के आरोपों की जांच हो रही है। वो क्या है, सिंप्लीफाइड तरीके से समझिए जरा कि आरोप क्या है। पहला आरोप है शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ और 36 लाख रुपए की छूट देने का आरोप। ये छूट क्यों दी गई? दूसरा आरोप जो है वो है एयरपोर्ट जोन में बिना एनओसी वाली कंपनी का 30 करोड़ का डिपॉजिट वापस कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी टेंडर दे दिए गए।
कहा जा रहा है कि पैसा सरकार के पास आना चाहिए था। तीसरा आरोप यह कि शराब नीति में बदलाव करने वाले वो फैसले जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। एक कांग्रेस नेता तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बार के जो मालिक हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फोटोग्राफ्स हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो सीधा सीधा बार मालिकों को फायदा पहुंचाते थे। यह अभी तक के आरोप है। पाठशाला में आपको ये एक एक कड़ी लगातार विस्तार से आसान भाषा में बताते रहेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जुड़ चुके हैं। उनसे इस मसले पर पहले बात करते हैं। हरीश खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका पाठशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, दर्शक ये जानने में दिलचस्पी भी रखेंगे कि भाई अगर सवाल पूछा गया था शराब नीति को लेकर के, आबकारी नीति को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है शिक्षा नीति को लेकर के। ये गड़बड़ झाल क्या है सर, अगर बीजेपी समझा पाए? यही तो हमारा सवाल है। आज पूरा हिंदुस्तान और सीबीआई कुछ प्रश्न पूछ रहा है शराब की नीतियों को लेके, लेकिन एज यूजुअल याद है यही स्क्रिप्ट जो थी सत्येंद्र जैन के बारे में भी थी। जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था तो क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और उनको गिरफ्तार करा गया। आज वही सत्येंद्र जैन सीबीआई के ऑर्डर से नहीं, ईडी के ऑर्डर से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3.5 महीने 4 महीने से वो जेल में है। अब यही बात वो गुजरात को लेकर कर रहे हैं, गुजरात में हम घबरा गए। लेकिन आज सवाल ये, भाई पहला, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है तो आपने कैसे उनको अलाउड कर दिया रिटेल सेक्टर के अंदर? दूसरा सवाल, जब कार्टेल अलाउड नहीं है, कार्टेल को होने दिया आपने, आपको जानते बूझते आपने उनको कार्टेल को होने दिया और ठेके दिए। तीसरा, आपने अभी जैसे कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं है जी, इसमें उन लोगों के नाम है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के नाम है जो एफआईआर हुई है अभी, उनको आपने ठेके दे दिए। और जब हमने कंप्लेन करी, मैं डेट बता रहा हूं आपको, 25/10/2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया इन कंपनियों के खिलाफ कि आपका टेंडर कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। आपने कार्रवाई नहीं करी। 25/10 को इशू किया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन 15 जुलाई को आप इन्हीं कंपनियों को 144 करोड़ रुपए आप इनको वापस कर देते हो। और 30 करोड़ रुपए की जिसकी ईएमडी वापस नहीं करना वो इलीगल है, क्योंकि एक बार टेंडर मिल जाता है तो आपको ईएमडी वापस नहीं होती है, तो ईएमडी आपने उसको वापस कर दी। तो ये सब अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, शराब माफिया दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम किए गए। लेकिन जब हम सवाल आज पूछ रहे हैं शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, अरे भैया मेरे, अगर छप भी गया, आप जो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई है, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया करप्शन करने का क्या? न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर जो छपी सर, उसमें भी दिलचस्प एपिसोड है, मैं उस बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा आपसे जी। आनंद भाई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। नहीं, मैं वो भी पूछूंगा सर, पब्लिक जानना चाहेगी उसमें आपका पर्सपेक्टिव भी। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि बीजेपी की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया गवाह बन जाएं और अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें आ सकता है। इसके पीछे के बिना क्या है सर, ग्राउंड क्या है? देखिए आनंद भाई, अब तो ये जो सवाल है, ये अब मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच में कानून अपना काम करेगा, इसमें हमें ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि फिर आरोप लगेगा सीबीआई में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि आज जो सबूत कह रहे हैं, जो सब कुछ दस्तावेज कह रहे हैं, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस भी इशू किया, उस पर कार्रवाई ना करते हुए आपने उनको जो फायदा पहुंचाया, आज देश की जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन हर बार की तरह आप दाएं बाएं हो जाते हैं आज, लेकिन अब दाएं बाएं होने का टाइम नहीं रहा। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा और सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा जी, ऐसा गड़बड़ घोटाला जो हुआ वो क्यों हुआ और पैसे कहां गए। ठीक है, अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाली खबर पर मैं आऊंगा सर। सुबह से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो दौर चला, उसमें बार बार आरोप लगाया कि भाई ये इश्तिहार है, ये एक एडवर्टीजमेंट है। कैसे दो जगह पर, खलीज टाइम्स में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक ही खबर एक ही टाइटल के साथ, एक ही भाषा के साथ, एक ही तस्वीर के साथ छप सकती है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब उसमें अपना जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम शिक्षा को लेकर के लंबे वक्त से कवर करते आए हैं और हमारे जो बाकी एसोसिएट प्रेस वाले हैं या अखबार वाले हैं वो हमें क्रेडिट देते हुए ऐसी खबरें छापते आए हैं, ये आम बात है। आनंद भाई, मैं उसमें इसलिए अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसका कारण है जी। खबर तो ये भी आ रही है कि जो ये स्कूल है वो एक मयूर विहार के प्राइवेट स्कूल है, वो अब इसमें जांच का अलग विषय है, वो की बात वो नहीं है। सवाल ये है, लेकिन आज प्रश्न तो उठता ही है कि वही खबर और जो करणदीप जो ये रिपोर्टर है
उसके बारे में जो क्या क्या हुआ वो मैंने ट्वीट भी किया है। जी। उनकी क्या राय है भारत के बारे में, उनकी क्या राय है मोदी जी सरकार के बारे में, उनकी क्या राय है मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में जो वो ट्वीट करते हैं या जो लिखते हैं, वो मैंने अभी ट्वीट किए हैं। उनके एक एक ट्वीट मैंने अभी ट्वीट किया है कि उनकी क्या राय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल सिर्फ आज इस बात का है, आज की डेट में, कल क्या होगा मैं नहीं जाना चाहता। आज की डेट में एक सवाल ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर खबर छप जाती है तो इसका मतलब आपको क्या सर्टिफिकेट मिल गया आपको भ्रष्टाचार करने का, आपको राइट मिल गया भ्रष्टाचार करने का। सवाल इस चीज ये सवाल सर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जो आरोप लगते हैं भारत के विरोध में कई खबरें चलाने की या छापने की, उससे हम सर्टिफिकेट क्यों उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश खुराना जी आपका पाठशाला का हिस्सा बनने के लिए। और अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की रियायत देने में कैसे गड़बड़ी की गई। यह आरोप क्या है, सीबीआई की एफआईआर क्या कहती है। एफआईआर के मुताबिक कोरोना की जब दूसरी लहर चल रही थी, उस दूसरी लहर के दौरान 15 अप्रैल 2021 को दिल्ली सरकार ने साल 2021 साल 2022 के लिए एक नई आबकारी नीति लागू की। नई आबकारी नीति लागू करने के एक महीने बाद दिल्ली की कैबिनेट ने शराब कारोबारियों को रियायत देने वाला फैसला लिया और इस फैसले के तहत कोरोना की वजह से शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की रियायत दी गई, छूट दी गई। लेकिन आरोप यह लग रहे हैं कि दिल्ली कैबिनेट ने लाइसेंस फीस कैलकुलेट करने के लिए पुराने नियम बदल दिए, साथ ही लाइसेंस फीस कितना लगेगा इसे भी बदल दिया गया, और यह सब कुछ बिना एलजी की इजाजत के हुआ। लाइसेंस फीस कैलकुलेट करने के तरीके में बदलाव से राजस्व को नुकसान हुआ, यह भी आरोप है। अब नुकसान कितना हुआ है लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन सीबीआई के एफआईआर में यह आरोप है कि एयरपोर्ट जोन में बिना एनओसी वाली कंपनी का 30 करोड़ रुपए का डिपॉजिट वापस कर दिया गया। एयरपोर्ट जोन में L1 लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर जारी किया गया। नियम यह कहता है कि टेंडर में हिस्सा लेने वालों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की जरूरत होती है। इसके रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस भी जमा करनी होती है जो वापस नहीं होती, और वो फीस सरकार के पास रहती है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि बोली लगाने वाली कंपनी के पास NOC नहीं है, इसलिए जो पैसा उन्होंने दिया वो सरकार के पास रहना चाहिए था। लेकिन उस पैसे को उसी कंपनी को वापस कर दिया गया जिसकी कुल जो रकम है वो थी 30 करोड़ रुपए। नियम के मुताबिक पैसे लौटाना सही नहीं था, वो सरकार की हिस्सेदारी थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बिचौलियों के जरिए पैसों के लेन देन का भी आरोप लगाया। एफआईआर ये कहती है कि आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में शराब कंपनियां और बिचौलिए शामिल थे। शराब लाइसेंस धारियों से मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे ने पैसे लिए। मेसर्स इंडो स्पिरिट्स ने सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा से जुड़ी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसी एफआईआर में उपराज्यपाल और प्रमुख सचिव की वो चिट्ठी अटैच की गई जिसमें उन्होंने सीबीआई को जांच के लिए लिखा था और आरोप लगाए गए हैं कि शराब नीति घोटाले मामले में कुछ प्राइवेट लोग, कुछ अधिकारी और डिप्टी सीएम नाम लिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गठजोड़ काम कर रहा था, जिन्होंने शॉर्टकट लिए पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ की और इसी दौरान प्रक्रिया और नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया। इसलिए किया गया जिससे जो शराब लाइसेंस धारक हैं उनको फायदा मिले, और यह सब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक संरक्षण में हो रहा था। ये सारे निर्णय आबकारी मंत्रालय के मंत्री मनीष सिसोदिया के स्तर पर हो रहे थे। बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए हुए ये निर्णय हो रहे थे। कैबिनेट से मनीष सिसोदिया को यह शक्ति मिल गई थी जिससे उन्हें आबकारी नीति को लागू करने के लिए नीतियों में छोटे मोटे बदलाव करने का अधिकार मिल गया। हालांकि कैबिनेट के इस निर्णय पर तत्कालीन उपराज्यपाल ने सवाल उठाए थे, और जब उपराज्यपाल ने सवाल उठाए थे तो कैबिनेट ने 21 मई 2021 को मनीष सिसोदिया को दी गई शक्तियों पर अपने फैसले को वापस ले लिया। लेकिन जिन फैसलों पर सवाल उठे
उन फैसलों को खुले तौर पर सिसोदिया की हामी पर आबकारी विभाग द्वारा लागू किया जाता रहा। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने शराब नीति लागू करने में कैबिनेट मीटिंग के नियमों को दरकिनार किया और जल्दबाजी में कैबिनेट बैठक बुलाई। सीबीआई के एफआईआर में 14 जुलाई 2022 की कैबिनेट बैठक का जिक्र है, जिसे अर्जेंट तौर पर बुलाया गया था। एफआईआर के मुताबिक 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट मीटिंग के लिए मुख्य सचिव को सुबह 9:30 पर कैबिनेट नोट भेजा गया, जबकि यही नोट 48 घंटे पहले एलजी को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन यह एलजी ऑफिस में शाम लगभग 5 बजे पहुंचा। आरोप यह कि अर्जेंट तौर पर यह बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि आबकारी विभाग के पुराने फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगाई जा सके। इसके अलावा सीबीआई ने एफआईआर में यह भी बताया कि बिना अथॉरिटी की इजाजत के विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया गया। 50 रुपए का आयात पास शुल्क हटा दिया गया, जिससे विदेशी शराब बियर रिटेल लाइसेंस धारकों के लिए सस्ता हो गया। टेंडर के बाद नियम बदलने से लाइसेंस धारकों को इससे फायदा हुआ और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। L7Z लाइसेंस धारकों के मामले में जिन कारोबारियों ने फीस देने, ब्याज और पेनल्टी जमा करने में देर की, उन पर एक्शन नहीं हुआ, जिससे L7Z लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचा और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। बिना किसी तार्किक कारण और संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के हर वार्ड में 2 शराब के ठेके खोलने के टेंडर जारी किए, जो कि नियम के मुताबिक सही नहीं थे। तो ये पूरा चैप्टर है कि दिल्ली में आज जो छापेमारी का घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे कौन कौन से तथ्य निहित थे, उसके पीछे की समीकरणें क्या थी, उसके पीछे के चैप्टर क्या थे। और पाठशाला में अब रुक करते हैं वीडियो ब्रेकिंग के चैप्टर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये दिल दहलाने वाला मंजर देखिए। वीडियो में एक तरफ सड़क पर मारपीट जैसा कुछ होता दिख रहा है। लाल टी शर्ट और हल्की नीली टी शर्ट पहने बदमाशों के हाथों में धारदार हथियार हैं। वो किसी पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं एक तीसरा शख्स भी है और वो जैसे बीच बचाव कर रहा हो, लेकिन इसके बाद भी लाल टी शर्ट पहने दूसरा बदमाश धारदार हथियार से हमले जारी रखता है। वो सड़क पर गिरे किसी व्यक्ति पर लगातार वार कर रहा है। रूह कपा देने वाली ये वारदात गुजरात के बारामती से सामने आई। यहाँ कविवर्य मोरोपंथ हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। हमला करने वाले नाबालिग थे। इस हमले में शशिकांत कारंडे नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखती तस्वीरों में आपको सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा। लोग सड़क पर खड़े हैं, ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद तस्वीरों में दिखाई दे रही बिल्डिंग भर-भरा कर गिरने वाली है। महाराष्ट्र के बोरीवली वेस्ट के साईं बाबा नगर में ये 4 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिर गई। इस बिल्डिंग की चपेट में आसपास की रेलिंग्स और पेड़ पौधे भी आए। बिल्डिंग ने सबकी समाधि बना दी। भयंकर आवाज के साथ बिल्डिंग गिरते ही वहां लोग डर कर चिल्लाने लगे, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर कर कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। मौके पर दमकल के 8 इंजीनियर्स, 2 रेस्क्यू वैन और एक क्विक रिस्पांस वैन, 3 एम्बुलेंस राहत और बचाव कार्य टीम में जुट गई। ये बिल्डिंग विवादित बताई जा रही है, जिसे खाली करवाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अधिकारी अभी जांच में जुटे हैं कि कोई हादसे की चपेट में तो नहीं आया। बीच सड़क पर एक सफेद कार धुंधू कर जल रही है। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही रुकी है। वहीं दूर खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। आग की ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 31 इलाके की हैं, जहां चलती कार अचानक आग का गोला बन गई।
स्विफ्ट कार सड़क पर फर्राटेदार दौड़ रही थी, तभी कार में अचानक आग लग गई। कार चालक को आग की भनक लग गई। उसने बिना देरी किए फौरन कार रोकी और किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन चंद मिनटों में कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पंजाब में खूनी खेल का सिलसिला नहीं थम रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस भी लाचार दिख रही है। ये खौफनाक वारदात जालंधर की है, जहां एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। घटना शहर के भार्गव थाना कैंप इलाके की है। वक्त सुबह का था, लोग सड़कों पर आ जा रहे थे। वहीं एक युवक जिम से वापस लौट रहा था। तभी 10 से 15 नौजवान आए और युवक को चारों तरफ से घेर लिया। फिर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। देखिए कैसे बदमाश हाथों में तलवार लिए बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा युवक हाथ में पिस्टल लहरा रहा है। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक का नाम यशकीरत सिंह है। हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से सामने आई हैं, जहां एक कार और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी की खस्ता हालत बता रही है कि हादसा कितना भयानक था। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से हादसाग्रस्त गाड़ी से शवों को निकाला गया। रायपुर जगदलपुर NH 30 पर शुक्रवार सुबह बस और कार में भीषण टक्कर हुई और 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें से एक जवान भी शामिल था। जगदलपुर से रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेटावाड़ा के पास यह हादसा हुआ। कार सवार 5 युवक रायपुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बस में 35 यात्री सवार थे, जो कि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कुछ घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया।